हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। कौन है? कोई है? कौन है वहाँ? पैर पे भी गोली मारी है, हाथ पे भी। ये बॉडी सबसे पहले किसने देखी थी? सर मैंने देखी थी। आज सुबह जब 9 बजे मैंने ऑफिस खोला तो देखा टोनी सर की लाश पड़ी है। तभी मैंने आपको फोन किया। आप सर मैं रीटा, टोनी सर की सेक्रेटरी। ये टोनी इस कंपनी के अकेले मालिक थे या आप कोई और भी पार्टनर था? नहीं सर, अकेले ही मालिक थे टोनी सर। तो इनके बाद नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर कौन है कंपनी का? सर रोहित सर। रोहित? जी सर, मैं ही इस कंपनी का सीईओ हूँ। किस चीज़ की कंपनी है ये? सर हम स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में डील करते हैं। सर इनकी बेल्ट और जूते देखिए सर। इतने बड़ी कंपनी के सीईओ ये पहन के आएंगे ऑफिस? तो रोहित जी, क्या चल रहा है आजकल शेयर का भाव? सर वो एक्चुअली सर आज मेरी नींद जरा देर से खुली थी तो मैं अखबार या इंटरनेट पर चेक नहीं कर पाया। अच्छा, तो आपकी कंपनी का कौन सा अच्छा स्टॉक है जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो? उसके बारे में कुछ बताइए। क्या नाम है उसका? सर वो याद नहीं आ रहा सर। तो आप लोग बताइए स्टॉक के बारे में। एक भी स्टॉक का नाम बताइए आप लोग। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? सर सच में तो हम में से कोई भी यहाँ पे काम नहीं करता है। काम नहीं करता? क्या मतलब क्या है? मतलब सर हम सब लोग एक्टर्स हैं। मगर ये तो फाइनेंस कंपनी है, इसका फिल्मों से क्या लेना देना? सर फाइनेंस कंपनी तो सिर्फ नाम की है, यहाँ पर सर कोई काम नहीं करता। हम एक्टर को सिर्फ इसलिए रखा है ताकि हम यहाँ काम करने की एक्टिंग कर सकें। एक्चुअली सर
टोनी सर से मिलने दिन में बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे। हमारा काम बस इतना होता था कि उन्हें दिखाना कि ऑफिस में बहुत काम हो रहा है। ये टोनी क्या काम करता था? किस चीज की मीटिंग होती थी यहाँ पे? सर उनकी जो भी मीटिंग्स होती थी वो उनके केबिन के अंदर होती थी। अब वो क्लाइंट्स के साथ क्या बातें करते थे वो हम में से किसी को नहीं पता सर। और कब से चल रहा है ये सब? सर पिछले 2 हफ्ते से। कमाल है, एक नकली कंपनी जहाँ पे नकली काम होता था उसके मालिक का खून हो जाता है। समझना पड़ेगा एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। तो यहाँ पे टोनी को पहली गोली लगी है। अगर उसे गोली यहाँ लगी है तो वहां उसे भाग जाना चाहिए था। वो तो एग्जिट है, वो वापस ऑफिस के अंदर क्यों गया? शायद खूनी इस तरफ होगा, बचने के लिए इधर भागा होगा। ये हैंडल पे भी खून है। वहां से अंदर आया और फिर वहां पे लेके गया उसको जहां पे खून हुआ। ब्लड ट्रेल इधर भी है। सर ये यहाँ देखिए, इतना सारा खून। लगता है यहाँ पे छुप के बैठा होगा बचने के लिए। और खूनी आया, उसके बाद उसको वहां ले गया जहां पे उसकी मौत हो गई। सर वो पानी का बॉटल सर, पानी लग रहा है सर। है तो पानी, बॉटल में खून। बॉटल हाथ में थी या उससे मारा? यहाँ तो खून है नहीं, खून तो वहां है, तो इसका मतलब खून यहाँ पे है तो शायद ये बॉटल यहीं होगी। यहाँ पे छुपा होगा तो बॉटल हाथ में ली होगी बचने के लिए। यहाँ वहां जाते समय गिर गई। यहाँ पे भी खून। वहां से आया तो इस पे हाथ लगा और सर हाँ, यहाँ तो ब्लड ट्रेल है। यहाँ पे क्या कर रहा था? यहाँ पे पंजे का निशान है, यहाँ भी खून है, यहाँ भी पंजे का निशान है। कुछ पकड़ रहा था या फिर? अरे क्या? ठीक हो? हाँ सर। गन छुपा के रखी है अंदर। शायद इसी को ढूंढने आया होगा, लेकिन इसके पहले गन तक पहुंचता खूनी पहुंच गया इसके। मगर सर ये ऑफिस में उसने गन क्यों छुपा के रखी? ऑब्वियसली उसकी जान को खतरा होगा। इतना गड़बड़ घोटाला करके रखा हुआ था यहाँ पे, एक्टर्स लोगों को हायर करके रखा था। पता नहीं कितने दुश्मन होंगे इसके। ये डायरी भी। कुछ कोड जैसे लग रहा है ना सर। कोड वर्ड में लिखा है और डायरी को छुपा के रखा था। जरूर इसका टोनी के मौत के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। ये इसका बॉडी स्कैन चेक किया तुमने? वैसे स्कैन देखा मैंने, बाकी सब कुछ ठीक है। सिर्फ इसके एब्डोमेन में मुझे कुछ अजीब सी गोल गोल सी चीज नजर आ रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या है। चलो देखें क्या। ये देखिए सर, ये जो गोल गोल सी चीज है ना तारिका, ये मेटेलिक चीज है कोई, समथिंग मेटेलिक। मेटालिक लाइक कॉइन जैसी। एब्सोल्युटली। लेकिन ये इसके एब्डोमेन में आई कैसे? एक काम करते हैं, इसके पोस्टमार्टम से ही पता लगेगा आखिर ये चीज है क्या। यस लड़के, टोनी के पेट में से ये 5 सिक्के निकले। बॉस
मैंने इन सिक्कों के बारे में पता लगाया। ये सिक्के किसी भी देश की ऑफिशियल करेंसी नहीं है। मगर सर कोई अपनी मर्जी से ये सिक्के क्यों खाएगा? शायद खूनी ने टॉर्चर करने के इरादे से टोनी को मजबूर किया होगा ये सिक्के निकलने के लिए। कोई ना कोई कनेक्शन तो है इस सिक्कों का इस केस के साथ। ये जो टोनी के नकली एम्प्लॉयज हैं, इनसे पूछते हैं। तो बताइए, आप में से किसने ये कॉइन्स देखे टोनी के पास? नहीं सर, किसी ने नहीं। सर याद कीजिए, जोर डालिए अपने दिमाग पर, बताइए। टोनी का फोन किसने किया? आप दोनों कौन? मैं दीनानाथ और ये शेखर। मैंने यहाँ फोन किया था। ऑफिस जाकर पता चला कि टोनी का खून हो गया। आप लोग कैसे जानते हैं टोनी को? मैं उससे सेट कॉइन्स खरीदता था। सेट कॉइन्स? जी। ये है क्या एग्जैक्टली? सेटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है। इसका व्यापार ऑनलाइन यानी इंटरनेट पे होता है। जैसे गोल्ड में और शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इसमें भी करते हैं। बस अंतर यह है कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, गोल्ड कॉइन की तरह, है ना? नहीं सर, होता है ना, जैसे गोल्ड कॉइन होता है ना, वैसे ये कॉइन भी बाजार में मिलता है। टोनी उन चुनिंदा लोगों में से था जो इनका व्यापार करता था। एक मिनट दीनानाथ जी, क्या ऐसी कॉइन्स आपने खरीदी थी टोनी से? हाँ सर, मैंने ऐसे ही 10 कॉइन्स खरीदे थे और एक कॉइन की कीमत 3 लाख रुपए थी। ये देखिए। माय गॉड, ये तो ठीक वैसे ही है सर। सर, आप लोगों को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि ये कॉइन्स खरीद के कितने लोग करोड़पति बन चुके हैं। इनकी कीमत भी दुगनी हो चुकी है। मैं तो और भी खरीदना चाहता था। शेखर को बुलाया था ताकि ये भी इन्वेस्ट करे। दीनानाथ जी, आपके साथ धोखा हुआ है। जी हाँ, ये जो सेट कॉइन्स है ना, ये इंटरनेट करेंसी, ये सोने के सिक्कों की तरह बाजार में नहीं मिलती। आपके साथ झूठ बोला टोनी ने। मेरे सारे पैसे डूब गए। इन कॉइन्स की कोई कीमत नहीं रही। दीनानाथ जी, इस टोनी की जैसे 420 दुनिया में बहुत है जो खुद के फायदे के लिए आप जैसे लोगों को फंसाते हैं। काश अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपने थोड़ी जांच पड़ताल की होती। अच्छा वो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, वरना मैं भी लूट जाता। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी, अपने प्रोविडेंट फंड्स के पैसे भी। सर लगता है टोनी ने जानबूझ के थोड़े ज्यादा उम्र वालों को ही अपना निशाना बनाया है। उन्हें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है। हाँ सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन जिन लोगों को टोनी ने धोखा दिया है उनमें से किसी ने टोनी का खून कर दिया? हो सकता है दया, बिल्कुल हो सकता है। टोनी के इस खूनी तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि टोनी ने कितने सारे लोगों को ये सेट कॉइन्स को लेकर फंसाया है। और फिर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि टोनी के पेट में ये सेट कॉइन्स गए कैसे। सर, मैंने इस टोनी का पूरा इतिहास चेक किया। उसके पास कई नकली आईडी कार्ड्स थे। उस पर अलग अलग एड्रेसेस, अलग अलग फोन नंबर्स। सर, हमें तो ये भी नहीं पता है कि टोनी उसका असली नाम है भी या नहीं। और फिलहाल तो हमें ये भी नहीं पता सर कि ये सारे जुर्म उसने अकेले किए हैं या कोई पार्टनर भी है उसका। यानी जो कोड क्रैक हो जाए ना, वो कोड जो टोनी के ऑफिस वाले डायरी में मिला था, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सर एक कोड क्रैक करने वाले एक्सपर्ट को हमने कांटेक्ट किया है, शायद बहुत जल्दी इसका हल निकाल लेगी वो। और ये जो टोनी का सारा ऑफिस स्टाफ आया था, ये जो एक्टर्स उसके ऑफिस में काम करते, उनको कैसे पता चला इस टोनी के बारे में? सर एक अशोक नाम का कास्टिंग डायरेक्टर है, उसी ने ये सारे एक्टर्स भेजे थे टोनी के ऑफिस में। बस तो मिल लो इस अशोक से, मिल लो। सर कॉमेडी, रोमांस, हर इमोशन एकदम कूट कूट कर भरा है उसमें। क्या नहीं चलेगा? अच्छा ठीक है सर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भी भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अरे अशोक जी, मेरी फोटो भेज दीजिए ना। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, सब में नंबर 1 हूं मैं। देखो भाई, तुम हीरो तो बन नहीं सकते, एक कॉमेडियन का रोल है, करोगे? कॉमेडी? और हाँ, तुम्हारे चेहरे में मुझे एक
कशिश दिखती है। एक आर्ट फिल्म के लिए मेरी बात चल रही है, तुम एक काम करो, एक ऑडिशन दे दो उसके लिए। अच्छा, क्या रोल 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 क्या है? रोल एक पुलिस वाले का है। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पुलिस वाले का रोल करने का तो बड़ा एक्सपीरियंस है मुझे। एक्सपीरियंस है पुलिस वाले के रोल का? अरे रोज ही पुलिस वाले का रोल करते हैं। आप ये देखिए, ये सीआईडी असली है क्या? असली है, और जिस जेल में तुझे लेके जाएंगे ना, वो भी असली है। जेल? अब बजी दिमाग की घंटी। नहीं, कौन है ये? कौन है ये? हा? इसको एक्टर सप्लाई किए थे ना तूने ऑफिस में काम करने की, एक्टिंग करने के लिए, भूल गया तू? सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देख, सीआईडी के सामने एक्टिंग करेगा ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। यही 11 एक्टर भेजे थे ना तुमने टोनी के पास? हाँ याद आया, भेजा था मैंने, लेकिन सर काम करने की, एक्टिंग के लिए नहीं भेजे थे, बल्कि टोनी ने मुझसे ये कहा था कि वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है और उसको कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर चाहिए। जो एक्टर तूने भेजे थे ना, उसका इस्तेमाल करके उसने बहुत बड़े घपले किए हैं। सर ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? सर पूरे 12 में से किसी भी एक्टर ने मुझे ये बात नहीं बताई सर। 12? सर उसकी ऑफिस में तो 11 लोग थे, ये 12वां कहां से आ गया? अच्छा, वो जो एक्टर भेजे थे उनकी लिस्ट दिखाना जरा। जी सर। ये नया नाम है, ईशा कुमार। ये नहीं थी उस वक्त वहां पे। ये कहाँ गायब हो गई? सर इस केस में सवाल ज्यादा है, जवाब कम है, और वो कोड भी क्रैक नहीं हुआ अभी तक। सर रीना जी, आपने हमें यहाँ टोनी के घर पे क्यों बुलाया? और वो उन कोड्स का हल निकाल पाई या नहीं? काफी टेढ़ा कोड है सर, बिना साइफर के हल निकाल पाना नामुमकिन है। साइफर? ये साइफर क्या होता है? साइफर कोई ऐसी किताब या डायरी होती है जिनके अंदर इन खुफिया कोड्स का राज छुपा होता है। फ्रेडी, जैसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये चीजों के नाम को कोड्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गन है, उसे घोड़ा कहते हैं, और कौवा मतलब मोबाइल। तो ये सारे कोड्स एक साइफर में होते हैं। अगर ये साइफर मिल जाए तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सर मुझे लगता है कि टोनी इस साइफर को ऐसी जगह रखता होगा जहाँ से उसे वो आसानी से देख सकता हो या पढ़ सकता हो। लेकिन सर उसका ऑफिस तो अच्छी तरह से चेक किया था, वहां पर तो कुछ भी नहीं मिला। तो हो सकता है टोनी के घर पे मिल जाए। ये देखिए सर, बड़ा अजीब सा निशान है इस पेपर पर। शायद ये निशान इस कोड का कोई अहम हिस्सा है। तो इस निशान का राज यहीं कहीं होना चाहिए। घर का एक कोना चेक करते हैं। रीना जी, ये देखिए, इस किताब में भी ठीक वैसा ही निशान है। सर यही तो साइफर है। ये देखिए, इस पेज पर सिर्फ 7 सेंटेंसेस है और इसके हर सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड को हम हाईलाइट करके देखते हैं। ये सीजर का क्या होता है? जूलियस सीजर का नाम तो सुना होगा ना? हाँ। लगता है उसके जमाने का कोई पुराना कोड है। तो यहाँ ये सीजर के आगे जी भी तो है। यही तो मालूम करना है कि कौन से सीजर साइफर का इस्तेमाल हुआ है। मान लो ए अगर जी है और बी अगर एच है, तो ए टू जेड कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए।
ये हो गया। अब हम इसे फॉलो करके देखते हैं कि हमारा कोड का मतलब क्या है। और हमारा पहला कोड है SUNGTQASGX-10। अब हम इसे मैच करके देखते हैं। SMUONHAN। मोहन? आपके पहले कोड का मतलब है मोहन कुमार 10। सर, इस मोहन कुमार नाम का तो कोई आदमी है ही नहीं इस केस में। अगर है ना तो ढूंढना पड़ेगा। ये बाकी के सारे जो कोड हैं उनको भी डिकोड करते हैं। प्लीज कुणाल, तुम समझने की कोशिश करो। मैं पंकज से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज तुम मेरे और पंकज के बीच कभी मत आना। सच? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? कट कट कट। कौन हो आप लोग? बीच में आगे पूरा शॉट खराब कर दिए। एक मिनट। आप लोग शॉट बाद में लीजिएगा, हमें ईशा जी से कुछ बात करनी है। CID मुझसे? प्लीज चलिए आप लोग प्लीज। ये फोटोग्राफ देखिए। टोनी, इसे पहचान दिया आप? इसका खून हो गया। क्या? मगर कैसे? ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कैमरा ऑफ है। तुम बताओ कैसे खून हुआ इसका? मैं कैसे बता सकती हूँ आपको इसका खून कैसे हुआ? जिस वक्त इसका खून हुआ सारे नकली एम्प्लॉय उसके ऑफिस में थे, सिवाय तुम्हारे। कहाँ थी तुम? नकली एम्प्लॉय? कौन से नकली एम्प्लॉय? सर ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। टोनी ने तुम लोगों को हायर किया था ना उसके ऑफिस में क्लर्क की एक्टिंग करने के लिए। उसने तो मुझे अपनी मंगेतर का रोल प्ले करने के लिए पैसे दिए थे, वो भी बस एक दिन के लिए। मंगेतर का? हाँ सर, उसके माँ बाबूजी आए थे उससे मिलने और वो उन्हें दिखाना चाहता था कि वो शादी करने वाला है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। उसने तुमको तो बताया होगा ना अपने माँ बाप के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। जी हाँ, बहुत कुछ बताया था ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए और मुझे याद रहे कब कौन से डायलॉग बोलने हैं। उसके माँ बाप के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, एक एक चीज सब हमें बताओ। थैंक यू सर। कोड्स डिकोड हुआ है। हर कोड से एक नाम मिला है और नाम के आगे एक नंबर। जरूर ये वो लोग हैं जिनको टोनी ने सेट कॉइन्स बेचे थे, और ये नाम के आगे जो नंबर है इसका मतलब है किसके पास कितने सेट कॉइन्स हैं। जैसे ये मोहन ने ये 10 सेट कॉइन्स खरीदे थे, चिराग 6, विजय कुमार 8, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब खूनी इनमें से ही कोई एक है? लगता तो ऐसे ही है। इन सारे बारातियों को ब्यूरो में बुलाओ सेट कॉइन्स के साथ। सर मैंने टोनी को नहीं मारा, आपने मुझे बताया तब तो मुझे पता चला कि टोनी का मर्डर हो गया। कल रात तुम कहाँ थे? कल रात मेरे सर में दर्द था तो मैं कल रात 10 बजे ही सो गया था सर। अच्छा, और कौन है आपके घर में? मेरे घर में बस मैं हूँ सर, और मेरा एक बेटा है जो विदेश में नौकरी करता है। मैंने तो अपने रिटायरमेंट फंड के 15 लाख लगाए थे इसमें। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे वापस मिलेंगे। गन रखते हो ना तुम? सर मेरी गहनों की दुकान है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए मुझे अपने पास गन रखनी पड़ती है सर। सर सब कुछ तो आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको और क्या बताऊँ? जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता हम तो सवाल पूछेंगे। इस डायरी में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने उससे वो कॉइन्स खरीदी थी, सेट कॉइन। उन लोगों के नाम और जितने भी कॉइन्स खरीदे थे वो सब, पूरा का पूरा रिकॉर्ड इसमें है। और इसमें जो जानकारी है उससे हम ये पता लगाएंगे कि आखिर आप लोगों में से वो खूनी कौन है। किसने कितने कॉइन खरीदे, इससे ये कैसे पता चलेगा खूनी कौन है? आसान है। खूनी ने अपने कुछ सिक्के गुस्से में आकर टोनी को निगलवा दिए। अब इस बही खाते के हिसाब से जिसके पास भी कम सिक्के निकलेंगे वही हमारा खूनी है। चलिए आप सब लोग अपने अपने सेट कॉइन्स के सिक्के गिनती करवाइए।
सर, सारे के सारे कॉइन्स हैं, एक भी कम नहीं। कोई भी कम नहीं? ये कैसे हो सकता है? अब तो यकीन हो गया ना आप लोग को कि हम निर्दोष हैं? अब ये क्या कहानी है सर? अगर ये सारे निर्दोष हैं तो फिर गुनहगार कौन है? ये तो अब टोनी के माता पिता ही बताएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा बेटा नहीं मर सकता सर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारा बेटा तो अपने ईमान का इतना पक्का था कि वो किसी का 1 रुपया भी ना ले, और आप कह रहे हो उसने लोगों को ठगाया। मैं जानता हूं ये किसी भी माँ बाप के लिए सुनना आसान नहीं है, पर क्या टोनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हाल फिलहाल में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? कैसा झगड़ा सर? वो तो इतना बिजी रहता था कि उसे हमसे मिलने का भी समय नहीं होता था। 3-3, 4-4 महीने बाद घर आता था वो। मिलने नहीं आता था? मतलब कि उसने कई जगह पर अपने ऑफिस खोल रखी थी। कहाँ और कहाँ पे ऑफिस था इसका? दिल्ली, पुणे। जिस शहर में ये टोनी रहा है, कुछ ना कुछ घपला तो जरूर किया होगा उसने। कुंडली निकालो इसके पिछली जिंदगी की। सर, हाँ सर, दिल्ली और पुणे के पुलिस ऑफिसर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे। गुड। सर, इस स्केच को देखिए सर। टोनी से इसकी शक्ल मिलती है। इस आदमी के खिलाफ 2 साल पहले यहाँ दिल्ली में FIR दर्ज हुई थी। कई लोगों के साथ में चिट फंड में इसने घोटाला किया था, लेकिन सर इसका नाम टोनी नहीं बल्कि अमर है। सर, यहाँ पर उसका नाम प्रशांत था। पिरामिड स्कीम के नाम पर उसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और कई लोगों के पैसे खा गया। बहुत लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज की है। सारे शहरों में यही कारनामा किया सर इसने। एक शहर से बेईमानी का पैसा इकट्ठा करके दूसरे शहर को रवाना हो गया किसी और को टोपी पहनाने। इसका मतलब है इस टोनी के दुश्मन सिर्फ इसी शहर में नहीं, बाकी शहरों में भी हैं। तो खूनी में से कोई हो सकता है। मतलब सर, हर शहर से ऐसे लोगों की लिस्ट निकालनी पड़ेगी जिनके साथ धोखा हुआ है। सर, यहाँ पर उसके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड की केस भी है। ये आलोक नाम के आदमी के उसने पैसे खा लिए थे। वो सदमा वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने सुसाइड किया। तो टोनी को मारने का सबसे बड़ा मोटिव तो आलोक के किसी करीबी के पास है। ना तो उसने सिर्फ पैसा खोया बल्कि अपने किसी करीबी को भी खोया है। हाँ, आलोक, पुणे। लगता है आलोक की बीवी सरिता घर पे नहीं है सर। हाँ गया, आज सुबह से नहीं है। आज का पेपर और दूध। पंकज सर, जाके जरा पड़ोसियों से पूछताछ करो। एक्सक्यूज मी। जी, मैं ऑफिसर पंकज हूँ, CID मुंबई से। हेलो सर, मैं पूनम। हेलो, ये सरिता यहाँ रहती हैं? ये हाँ, कहीं हाँ। गई हुई है बाहर, आपको पता है? वो तो नहीं पता। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई है? इनके घर की कोई एक्स्ट्रा चाबी होगी आपके पास? सर, हाँ, ये पूनम जी हैं, सरिता की नेबर। जिस तरह से घर के अंदर ये सामान बिखरा पड़ा है, ऐसा लगता है कि कल रात यहाँ पे कुछ हुआ था। हुआ तो था जरूर दया, कुछ न कुछ तो हुआ था। ये देखो, खून के निशान। ऐसे लग रहा है जैसे किसी को घसीट के यहाँ से ले जाया गया। सर, कहीं किसी ने सरिता का किडनैप तो नहीं कर लिया? पूनम, हाँ सर। सरिता को आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर, रात के 2 बजे, जब मैं नाइट शिफ्ट से घर वापस आई।
उस वक्त शायद सरिता जाग ही रही थी क्योंकि यहाँ पे टीवी चल रहा था। उसके घर के आसपास किसी को देखा, कोई आया हो उनसे मिलने के लिए? कुछ और तो नहीं, पर हाँ एक वाइट कलर की वैन थी जो घर के बाहर खड़ी थी, पर सुबह वो वहाँ नहीं थी। तो उस वैन को पहले भी कभी देखा था यहाँ आसपास? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, उसका नंबर याद है, नोट किया था? नंबर तो नहीं नोट किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तुमने कुछ शोर शराबा या झगड़ा वगैरह सुना उस वक्त? हाँ, आवाजें तो आ रही थी जोर जोर से, पर मुझे लगा कि शायद सरिता जाग रही है, टीवी देख रही है, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा पूनम, ये जो तुमने लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनी, कितने बजे थे? यही करीब 3 बज रहे होंगे। 3 बजे? तो सरिता का किडनैपिंग 3 बजे हुआ था। तो डेफिनेटली ये सरिता का किडनैपिंग और टोनी का मर्डर, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है सर। 100% दया, कनेक्शन 100% है, पर इससे पहले कि सरिता को कुछ हो जाए उसे हमें बचाना होगा। और पंकज सर, ये व्हाइट वैन, सफेद वैन जो पूनम ने अभी अभी बताया, उस वैन की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। सर, यही रास्ते से वो व्हाइट वैन क्रॉस हुई थी। ये रास्ता तो आगे हाईवे नंबर 15 से जाके मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैपर्स इस सरिता को शहर से बाहर ले गए हो? सर नहीं सर, क्योंकि वो आगे जो टोल नाका है उसमें गाड़ी क्रॉस नहीं हुई है। तो फिर जरूर किडनैपर ने सरिता को टोल नाका और सिग्नल के बीच में कहीं छुपा के रखा है। तो सर, इस सिग्नल और टोल के बीच में कोई तो रास्ता होगा जो अंदर जाता है, और शायद किडनैपर्स का अड्डा वहीं कहीं आसपास होगा। हाँ, चलो देखते हैं कोई रास्ता है क्या। सर, ये एक रास्ता है जो अंदर जाता है। चलो देखते हैं। सर वो पीछे। ये देखिए सर। My God. सरिता? सर अंदर कोई नहीं है। तुम ठीक हो? सर, लगता है खूनी गाड़ी लेके बाहर। मैं देखता हूँ सर। सर एम्बुलेंस आ रही है। सरिता, ये बताओ किसने किया ये सब? उसने मेरी आंखों में पट्टी बांध रखी थी, इसलिए उसका चेहरा भी नहीं देख पाई मैं। नहीं सर, निकल गया। गाड़ी का टायर पंचर करके गया वो। सरिता बताओ, क्यों किया होगा ये सब उसने? सर, उसको मेरे पति आलोक का फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए था, पता नहीं क्यों। पर तुम्हारे पति आलोक अब इस दुनिया में नहीं रहे ना? हाँ सर, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि किसी फ्रॉड ने उन्हें धोखे से लाखों रुपए लूट लिए। पर वो पैसे भी उनके नहीं थे सर, उन्होंने किसी से कर्जा लिया था, पर कर्जा ना चुकाने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली सर। अब ये क्या चक्कर है सर? ये किडनैपर को आलोक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? पंकज,
या इस किडनैपर को दिलचस्पी इसलिए कि मुझे तो लगता है कि ये किडनैपर, ये खूनी भी वही है जिसने आलोक को पैसे दिए थे। और जैसे उसे पता चला कि आलोक इस दुनिया में नहीं रहा तो प्रॉब्लम आया, पैसे वसूल किससे करे। उसे पता चला कि आलोक का सारा पैसा टोनी के पास है, तो उसने टोनी को खत्म कर दिया। और फिर खुद पर इल्जाम ना आए, सारे सबूत मिटाने के लिए उसने सरिता को फोन किया और उसे पूछा कि आलोक का सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड कहां पर है। कौन हो सकता है ये? सरिता सर, एक काम कर सकती हो? हाँ सर। आलोक की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमें दे सकती हो? माय गॉड यार, ये मुजरिम जो भी कोई है हमसे पहले यहाँ पहुंच गया और देखो लगता है सारे सबूत जलाकर राख करने की कोशिश की है उसने। बस सर उस कंप्यूटर के साथ कुछ करना दिया हो, इसमें आलोक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं देखो जरा कोई कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह मिलता है क्या? सर, हाँ लैपटॉप मिल गया। वंडरफुल। सर, आलोक फाइनेंशियल फाइल्स। गुड। अब इसकी फाइल ओपन करने की कोशिश करो, जरूर उसमें उसके कर्जदारों की लिस्ट मिलेगी हमें। खुल गया सर। इससे तो कई सारे लोगों से कर्जा लिया है सर, और सबसे ज्यादा कर्जा दिया है इस शेखर ने। शेखर? कहीं वही शेखर तो नहीं जो दीनानाथ के साथ हमसे मिलने आया था? मैं दीनानाथ, ये शेखर। हाँ सर वही है। तो दया, इस शेखर का पिंजरे में जाने का वक्त आ गया। वो सफेद वैन तो मिल गई सर, पर शेखर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। सर, शेखर भले ही खून करके भाग गया हो लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस केस में, पता नहीं क्यों लेकिन सही नहीं लग रहा है मुझे। क्या हुआ सर, आपको कुछ और लग रहा है क्या? अभिजीत जरा सोचो, ये सरिता का किडनैप होना, उसके बाद में हमें बड़े आसानी से वो सफेद वैन मिलना लावारिस पड़ी हुई, उसके बाद में आलोक की फाइनेंशियल रिकॉर्ड जिसमें शेखर का भी नाम है वो भी बड़े आसानी से मिले हमें। हाँ सर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड लैपटॉप के डेस्कटॉप पे था। यही तो मैं कह रहा हूँ दया, गड़बड़ है। हालांकि ये ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग से फोल्डर में होने चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने चाहिए ना। सर, लेकिन अगर हमें वो सुराग मिल रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं पंकज, हमें सुराग मिल नहीं रहे हैं, सुराग हमें दिए जा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमें गुमराह करने की कोशिश हो रही है। टोनी के बारे में आपको जो कुछ भी याद है जरा डिटेल में बताइए। बात करने में, लोगों को बड़े से बड़े सपने दिखाने में बहुत अच्छा था ये टोनी। ऐसे किसी से घुल मिल जाता था केवल 2 मिनट में कि जैसे आपको लगे कि दुनिया में उससे अच्छा आपका कोई दोस्त है ही नहीं। और हाँ सर, आलीशान पार्टीज वगैरह रखी थी उसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। उन पार्टीज की तस्वीरें हैं आपके पास? सर, हाँ सर, पूर्वी ने ये फोटो भेजी है, सस्पेक्ट के घर से मिली है। अच्छा, तो ये है वो इस पूरे खेल के पीछे। मतलब शेखर भी इसी के कब्जे में होगा सर? इसका फोन ट्रैक करो, शेखर की जान को खतरा है, शेखर को बचाना होगा। अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता शेखर। सीआईडी को सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ मिले हैं। अब तो ये ट्रिगर दबाकर तुझे बस मार डालूंगी और उन सबको लगेगा कि तू देश छोड़ के भाग गया। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मत मारो मुझे। मैं वाकई देश छोड़ के चले जाऊंगा। आपके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस। अरे शेखर, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। अब मैं तुम्हें छोड़ने की बेवकूफी तो करूंगी नहीं, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। मत मारो, बचाओ मुझे, कोई है, मुझे बांध के रखा यार। बचाओ। उठ उठ। सर, मैं रीटा, टोनी सर की सेक्रेटरी। तुम्हारा चेहरा तो हमने भी देख लिया था मिस रीटा। मैंने तो कोई सबूत, कोई गवाह कुछ नहीं छोड़ा था। तो
आपको कैसे पता चला? इस फोटो के जरिए। तुमने हमसे कहा था कि तुम टोनी को पिछले 2 हफ्ते से जानती हो, तो फिर 2 साल पुराने इस फोटो में तुम क्या कर रही हो? ये बहुत कुछ कह गया। अब बताओ, तुमने अपने बॉस टोनी को क्यों मारा? टोनी मेरा बॉस नहीं था, मैं टोनी की बॉस थी। लेकिन तुम तो उसकी सेक्रेटरी बन के घूम रही थी, वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था, दुनिया को दिखाने के लिए। असल में सारा दिमाग मेरा था इसमें। टोनी को तो मैंने सिर्फ आगे रखा था ताकि कभी कानून हम तक पहुंचे तो टोनी पकड़ा जाए। तो फिर टोनी का खून करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली? क्योंकि जब चींटी के पर निकल आते हैं तो उसके पंख काटने पड़ते हैं, और टोनी बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ने लगा था, बहुत ही लापरवाह और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने दीनानाथ के साथ सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पे डाल दी वो फोटो। तो तुम्हें डर लगा कि अगर वो फोटो सोशल मीडिया में चला गया तो जिन जिन शहरों में उसने 420 की है वहां कोई ना कोई उसे पहचान लेगा। हाँ। और उसके पेट में जो सिक्के थे वो सिक्के मैंने ही उसे निकलवाए थे ताकि आप लोगों को लगे कि खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसके साथ टोनी ने बेईमानी की है। और इसलिए तुमने सारे सबूत शेखर के खिलाफ कर दिए ताकि हम उसे अपराधी समझें। न जाने कितनी जिंदगियों के साथ खेला है तुमने। देश भर में न सिर्फ लोगों के पैसे चुराए बल्कि उनकी खुशियां, सपने सब छीन लिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें इस जुर्म के लिए। अंजलि, will you marry me? शादी करोगी मुझसे? तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू। सर? हाँ? सर कुछ आवाज आ रही है यहाँ से। सर! सर! जिंदा है। इसके शरीर पे चाकू का घाव है, हॉस्पिटल ले जाना होगा इसे। जल्दी गाड़ी में डालो इसे। पंकज जल्दी लेके आओ। सर हमें तो फोन आया था कि किसी को रेस्टोरेंट के अंदर चाकू मारा गया है। ये तो यहाँ पर। जल्दी ले जाओ। हमें मर्डर का फोन आया था, मगर ये आदमी तो जिंदा है। मतलब सर, खूनी ने 2 लोगों पे हमला किया, एक को रेस्टोरेंट के अंदर मारा और दूसरे को यहाँ पे। अंदर चल के देखते हैं, संभाल के। सर सीआईडी? हाँ? सर मैंने आपको कॉल किया था, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। बॉडी कहाँ है? उधर है सर, चलिए। यहाँ पे होटल के बाहर एक घायल आदमी पड़ा था, किसी ने चाकू से उस पर हमला किया। आप लोगों को पता नहीं चला? एक और घायल आदमी? सर हम तो यहाँ पे इस मर्डर के सदमे से बाहर तक नहीं निकल पाए, और बाहर एक और खून हो गया। खून नहीं हुआ है, इसे अस्पताल लेके गए, समझे? लगता चाकू मारा है।
हथियार किसी ने देखा था? जी बड़ा सा नाइफ था, किचन नाइफ। इसी रेस्टोरेंट के किचन का चाकू था? नहीं जी, हमारे रेस्टोरेंट का नहीं था वो। ये हमला करने से पहले उसने कुछ बोला था क्या? नहीं सर, हम लोग बात कर रहे थे और अचानक ही जतिन के पीठ पे हमला कर दिया और वो भाग गया। उस आदमी का चेहरा देखा? दिखता कैसा था वो? नहीं सर, चेहरा तो नहीं देखा। एक्चुअली उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और वो सुपर हीरो पहनते ना पीछे, वैसा कुछ था। मास्क पहन के आया, केप पहन के, मतलब चेहरा छुपाना चाहता होगा। क्या अंजलि, जतिन की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, वो तो बहुत ही सीधा आदमी था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, ये फोटो देखिए, इस आदमी को पहचानती हैं आप? इस पे भी जतिन की तरह हमला किया है, शायद उसी मुजरिम ने। नहीं, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। सीसीटीवी कैमरा है रेस्टोरेंट में? सर एक्चुअली मेन एंट्रेंस पर है, लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे आपने बताया केप और मास्क पहनकर अगर वो आदमी यहाँ रेस्टोरेंट में आता तो सिक्योरिटी उसे रोक लेती बाहर। इसका मतलब है वो नॉर्मल कपड़ों में यहाँ पे आया था, उसके बाद शायद वॉशरूम में जाके उसने कपड़े बदले होंगे। हो सकता है। ये केप के पीछे उसने क्या कपड़े पहने थे, कुछ याद है? सर उसके नीचे काले कपड़े पहने हुए थे उसने। सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा कितने लोग यहाँ पे आए थे काले कपड़े पहन के। आप पंकज? गुड गुड, ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? वो आदमी खतरे से बाहर है, उसका नाम मिहिर है, जाके देखता हूँ उसे भी इसी मास्क वाले आदमी ने मारा था या किसी और ने। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बेटर है सर, थैंक यू सो मच। सर, जिसने तुम्हें चाकू मारा उसे पहचानते हो? नहीं सर, उसने चेहरे पे अजीब सा मास्क पहने रखा था। जब भी मैंने मेरी कार पार्क करी और रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा तो अचानक से वो मेरे सामने आया और मुझसे टकरा गया। मेरे हाथ में जो गिफ्ट था, क्रिस्टल वास, टूट गया। अरे देख नहीं सकता क्या हमने? मेरी गिफ्ट तोड़ दी। क्या देख नहीं सकता क्या? क्या वो वहां से भागने के बजाय तुम्हारे पास आया और पेट में चाकू मार दिया? हाँ सर। और तुम उसे जानते भी नहीं थे? ये बाइक कैसी थी, याद है उसका कलर, नंबर कुछ? शायद ब्लैक कलर की थी। हाँ, लेकिन बाइक का नंबर नहीं देख पाया मैं सर। क्या? कहाँ पे? ये सब हुआ कैसे? साहब, हम लोग चाय पीने गए थे तो रामू यहाँ इधर अकेला था। हम जैसे ही वापस आए तो देखा कि कौन है तुम? अरे क्या किया रामू को? अरे इसको संभालो। साहब, हमने पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन साहब वो हाथ से निकल गया। सर, ये खूनी तो बहुत सरफिर है, बेवजह खून किया जा रहा है। कुछ भी बेवजह नहीं होता पंकज। कोई भी चीज चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना हो, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अरे तीनों हमलों की वजह क्या हो सकती है? जतिन, मिहिर, रामू, इनके आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक कनेक्शन है पंकज। क्या सर? पर्पल कलर, बैंगनी रंग। बैंगनी रंग? सर समझा नहीं। इन तीनों लोग पे जिन पे हमला हुआ है, ये मिहिर, जतिन और अब ये रामू, इनमें एक चीज कॉमन है, इन तीनों ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए हैं। एक कलर से आदमी को इतनी नफरत हो सकती है कि वो खून करने पे आ जाए। अब इसका जवाब तो वो मास्क वाला आदमी दे सकता है, और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, इस शहर में हर वो आदमी खतरे में है जिसने बैंगनी कलर के कपड़े पहने हुए हैं।
यहाँ पे बाइक गिरी थी। उधर कांच का कुछ टुकड़ा दिख रहा है, लगता है बाइक से ही टूट के गिरा होगा। ये कांच बाइक के हेडलाइट की है, ये देखो, ये ग्लास यहाँ मुड़ा हुआ है। ये कैसी हेडलाइट है यार? ये मैकेनिज्म तो पहले कभी देखा नहीं। एक मिनट, कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे किसी हेडलाइट के बारे में, फिर से चेक करना पड़ेगा। सर रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज से इन 6 लोगों की पिक्चर्स में खूनी है तो इन्हीं 6 लोगों में से कोई एक, मगर कौन? ये देखो, लगे हुए सब अपने अपने काम में। मेरा बर्थडे है लेकिन किसी को विश करने की चिंता नहीं है। ये है दोस्ती का नमूना। अरे चाणक्य साहब, आप कब आए? 50 साल पहले। 55 साल पहले? हाँ 55 साल पहले, फिर भी याद नहीं है। अरे तो आके चुपचाप क्यों खड़े थे? गला खराब है क्या आपका? मेरा कोई गला खराब नहीं है, और मैं चुप कहाँ हूँ? चुप तो तुम हो। यार कोई बड़ा सुराग लाया है, तुम बता ना यार। यार तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सुराग ही सुराग है, बस और कुछ नहीं। अरे कुछ और भी है भाई जिंदगी में, कुछ और भी है। और क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सुराग है। सुराग चाहिए ना, सुराग लाया हूं। क्या अच्छी बात नहीं है। वो जो जिसने चाकू से वार किए ना, कोई नौसा किया है, प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा नो। और ये आपने कैसे पता लगाया? जिस तरह से चाकू से वार हुए ना, उससे पता लगता है। अंधाधुंध चाकू से वार हुए, बिना सोचे समझे। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ? मैं अभी आप ही को याद कर रहा था। तुम मुझे याद कर रहे थे? थैंक यू दया, कम से कम तुम्हें तो याद है यार। क्या याद है? क्या याद है? बताओ बताओ दया, क्या याद है? इन लोगों से किसी बात की उम्मीद लगाना देखा? बताओ। सर आपका वो तोहफा। तोहफा लायो? दिखाओ दिखाओ यार, सबके सामने दिखाओ। नहीं, वो तोहफा मैंने फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। अरे एक मिनट, ये कौन से तोहफे की बात कर रहे हो यार तुम? और किस लिए? इनका कोई बर्थडे थोड़ी ना आज? अरे वो बर्थडे वाला तोहफा नहीं, काम का तोहफा। उस सर ने केस 415 की बैलिस्टिक रिपोर्ट मंगवाई थी, तो वो मैंने भेज दी। फॉरेंसिक में है सर। ये तुम इस तोहफे की बात कर रहे थे? बैलिस्टिक रिपोर्ट है? बैलिस्टिक रिपोर्ट कोई तोहफा होता है क्या यार? तो आप क्या समझ रहे थे सर? मतलब छोड़ो यार, जाने दो। अरे सर सुनो। अरे जाने दो यार, बस उन्हें सुनाओ तुम जो सुनाना है। अरे वो क्या गया है शाहरुख को? शायद टेंशन होगा केस का, इसके लिए। सर ये जो बाइक के हेडलाइट का जो टूटा हुआ ग्लास मिला था क्राइम सीन से, ये एक खास किस्म का हेडलाइट है सर। इसका नाम है एडेप्टिव सेंसरी हेडलाइट, और इसमें ये जो मैकेनिज्म है सर, ये सेंसर की तरह काम करता है। ये कैसी हेडलाइट है सर? ये बहुत ही खास किस्म का हेडलाइट है पंकज। ये हेडलाइट कैलकुलेट कर लेता है कि बाइक किस एंगल पर मुड़ने वाला है, और उस हिसाब से वहां रोशनी फेंकती है जहां साधारण बाइक के हेडलाइट की रोशनी नहीं पहुंचती सर। तो इन हेडलाइट्स के जरिए हम मुजरिम तक पहुंच पाएंगे? हाँ पूर्वी, क्योंकि ये बहुत ही महंगा मैकेनिज्म है सर, और अभी तक इंडिया में एक ही बाइक कंपनी है जिसके पास ये है, और शहर में उनके सिर्फ 2 शोरूम्स। तो फिर बस तुम एक शोरूम में जाओ दया, और दूसरे शोरूम में अभिजीत जाएगा। सर ओके सर। कौन सी बाइक चाहिए? बस पसंद कीजिए, चाबी हम आपको थमा देंगे। EMI पे मिलता है? हाँ जरूर सर, मिलता है। एक मिनट, हम लोग यहाँ बाइक खरीदने नहीं आए, हम लोग CID से हैं। जरा अपने मैनेजर साहब को बुलाइए। जी कहिए, क्या बात है? मैं साहब आपके कंपनी की जो बाइक में नए किस्म की लाइट आने लगी है ना, ये एडॉप्टिव सेंसर लाइट, हमें ऐसे कस्टमर का पता करना है जिसे आपने ऐसी हेडलाइट वाली बाइक बेची हो। जी ऐसे हेडलाइट वाली बाइक अभी तक तो शोरूम में आई नहीं है, और ना ही हमने ऐसी कोई बाइक बेची है। ऐसी हेडलाइट आपकी कंपनी बनाती है ना? देखिए 2 खून हो गए हैं, और एक क्राइम सीन पे हमें ऐसी हेडलाइट के टूटे हुए टुकड़े मिले हैं। अगर आपने बाइक बेची नहीं तो वो टुकड़े वहां पहुंचे कैसे?
पता नहीं सर कैसे पहुंची है। और ये हेडलाइट तो अभी तक इंडिया में ही नहीं आई है, 5 दिन बाद आने वाली है। आप चाहे तो पूछताछ करके देखिए। ये फोटोग्राफ देखिए, इनमें से किसी को पहचानते हैं आप? नहीं सर, मैं तो इनमें से किसी को नहीं जानता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, क्या बात है? सर ये मैनेजर झूठ बोल रहा है। मैनेजर झूठ बोल रहे हैं? क्या मतलब? सर उस हेडलाइट के 3 पीसेस आए थे सर हमारे शोरूम में ट्रायल के लिए। सर ट्रायल के बाद एक दिन अचानक से सब गायब हो गए। सर इस मैनेजर ने दिए हैं वो 3 पीसेस अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को। ये फोटोग्राफ्स में से किसी को पहचानते हो तुम? ये देखो। सर ये तो सनी है, मैनेजर का बेटा। मैनेजर का बेटा? सनी कहाँ है? अंदर कमरे में। कमरे में सनी? सनी दरवाजा खोलो। अरे हुआ क्या है? सनी दरवाजा खोलो। उठा के रखा है। शुक्र करो सिर्फ आसमान सर पे उठा के रखा हूँ। अगर मैंने दिमाग से काम नहीं लिया होता ना तो अपना बेटा चक्की पीस रहा होता अभी, चक्की। ओहो, आखिर सनी ने किया क्या है बताओगे तुम? खून किया है। देखिए हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। देखिए मैं कह रहा हूँ हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। आपने हमसे झूठ बोला है। सनी कहाँ है? हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। अरे लोग है कौन, मुझे बताएंगे आप? सनी है कहाँ? सनी इस कमरे में है। पीछे हटिए आप। सनी दरवाजा खोलो। सनी! हमारा यकीन कीजिए सर, हमें पता नहीं था कि सनी ऐसा कुछ कर सकता है। अब तो पता चली गया होगा कि वो चाकू आप ही के घर का है और उस चाकू पर जो उंगलियों के निशान मिले वो सनी की ही है। ये कैसे हुआ? सनी पे तुम ध्यान नहीं रख सकती हो? तो ध्यान रखना सिर्फ मेरा काम था, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। 1 मिनट प्लीज, शांत हो जाइए आप दोनों। सिर्फ इतना बताइए कि क्या वजह हो सकती है कि सनी ने जतिन, मिहिर और रामू पर हमला किया? पता नहीं सर, हम तो उन लोगों को जानते तक नहीं थे और जहाँ तक मुझे पता है सनी भी उन्हें नहीं जानता था। वो 3 लोग जिनका खून हुआ उन लोगों ने बैंगनी पर्पल रंग की शर्ट पहनी थी जब सनी ने उन पर हमला किया। तो क्या सनी को पर्पल रंग से कुछ नफरत है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। सनी अभी भी होश में नहीं दिख रहा है और जब हम उसे कमरे में गए थे वो दरवाजा तोड़ के, तब भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। ये कोई नई बात नहीं है सर, ये तो उस दिन से चल रहा है जिस दिन उसने वो टीवी शो रॉकेट मैन देखना शुरू किया था। क्या? रॉकेट मैन? हाँ सर, उस टीवी शो की ऐसी लत लगी है उसे, ना तो टाइम पे खाता है और ना ही सोता है और घर से तो क्या कमरे से भी बाहर नहीं निकलता है। रॉकेट मैन? सर साइबर टीम ने सनी का कंप्यूटर चेक किया तो पता चला कि उसने ये रॉकेट मैन वाला शो का हर एपिसोड 90 बार देखा है। 90 बार? 90 टाइम्स? है क्या इस शो में ऐसा? सर ये शो बच्चों को कुछ ज्यादा ही पसंद है। इसकी शूटिंग यहीं चल रही है, मुंबई में। सर इस टीवी शो में रॉकेट मैन ने जिस आदमी को मारा उसने पर्पल रंग की शर्ट पहनी थी, तो कहीं यही कनेक्शन तो नहीं? शायद ये सनी खुद को सीरियल का हीरो समझ रहा है। रॉकेट मैन बनकर उन लोगों का खून कर रहा है जिन्होंने बैगनी कलर के कपड़े पहने हुए हैं। लगता तो ऐसे ही है पर क्यों? सर साइबर टीम से पता चला है कि जिस वक्त रामू का खून हुआ था उस वक्त सैनिक कंप्यूटर पे लॉकडाउन था
उस वक्त ये सनी घर पे ही था? हाँ सर, और उसकी मोबाइल की लोकेशन भी घर पे ही दिखा रही थी। सर, ये सनी ने रामू का खून नहीं किया सर। तो सनी के अलावा कोई और भी ऐसा है जो इस रॉकेटमैन के चलते बैंगनी कलर के कपड़े पहनने वालों का खून कर रहा है? लेकिन सर, इस रॉकेटमैन के सरफिरे फैंस तक पहुंचेंगे कैसे? पंकज, एक काम करो, साइबर टीम से कहो कि उन लोगों की लिस्ट बनाए जो इस रॉकेटमैन शो के फैन है, और उन लोगों को ढूंढो जो बार बार रिपीट एपिसोड देखते हैं रॉकेटमैन। और एक बार साइबर टीम से ये भी कहो कि जब तक हमारे इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, ये शो इंटरनेट से हटा दें। और दया, जरा इस रॉकेटमैन के सेट पर जाकर देखो तो सही, ये सारा चक्कर है क्या? क्यों ये रॉकेटमैन देखने के बाद लोग खून कर रहे हैं? केवी लगाया हुआ आपने, ये केवी है क्या? चुभ रहा है, मुझे खुजली हो रही है। तुम्हें तो हर चीज में खुजली होती है, कहाँ से खुजली हो रही है? देखो कैसे हो सकती है? हो रही है खुजली मुझे। ये देखो कितना सॉफ्ट कपड़ा लगाया हुआ है नीचे। मैडम, मुझे खुजली हो रही है। काजल जी प्लीज एक बार शूट खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप लगा देना अपना सिग्नेचर। मुझे नहीं आपके शो में काम करना सर, आप मुझे माफ कीजिए। मेरे हर कॉस्ट्यूम पे ये साइन रहेगा, या तो ये रहेगा या फिर मैं। तो सर मुबारक है, फिर डिसाइड हो गया, मैं ही रहूंगा। चलो शूट करते हैं, चलो आ जाओ। लिसन, ये भी उतारो, अब भी उतारो सारे कपड़े, अब पता चलेगा इसको। मेरे कपड़े उतार दिए आप लोग। सर, अरे क्या दिख रहा नहीं है, मैं बिजी हूँ। सॉरी सर, कुछ अर्जेंट था सर। अच्छा, इनके झगड़े थे भी अर्जेंट? जी सर, वो सीआईडी वाले आए सर। माफ कीजिए, आपको शूटिंग में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो? नहीं, इसमें डिस्टर्ब वाली कोई बात नहीं है। आप चाय लेंगे, कॉफी? दीपक? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप जरा ये वीडियो देखिए। ये तो मतलब पहचान लिया होगा ना? आप ही के शो? आपके इस रॉकेट शो की वजह से शहर में 2 लोगों के खून हो गए। क्या? जी। मतलब हमारा शो देख के लोगों के खून हो रहे हैं? देखिए सर, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। पहली बात तो ये वीडियो हमारे शो का है ही नहीं। क्या? ये वीडियो रॉकेटमैन का नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नकली है। इसमें आप मिस्टर ब्रेन का कैरेक्टर देखिए, बिल्कुल अलग है। ये हमारे मिस्टर ब्रेन है। नमस्कार सर, मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि इस शो के बहुत सारे फैंस हैं सर। वो उन लोगों में से किसी ने इसका वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दिया होगा। और सर, हम लोगों को अलाउड ही नहीं है कि हम इस शो का कोई भी वीडियो इंटरनेट पे डालें, वरना टीवी चैनल हम पर केस कर देंगे। अच्छा, हेलो, आदित्य सर। हाँ पंकज, हम लोग यहाँ पे वो रॉकेटमैन शो के सेट पे हैं। इनका कहना है कि वो वीडियो इन लोगों ने नहीं बनाया। साइबर टीम से पता करो कि ये वीडियो बनाया किसने और इंटरनेट पे किसने डाला। सर, वो साइबर टीम की एक खबर मुझे आपको भी देनी थी। हाँ बताओ। सर, क्या है, जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखा है, साइबर टीम ने उनकी पूरी कुंडली निकाल ली है। उसमें से एक आईपी एड्रेस है सर, जिसने 60 बार वो वीडियो देखा है। 60 बार? हाँ सर। लगता है ये भी सनी की तरह इस शो का कोई बहुत बड़ा फैन है। सर, परम नाम है उसका। दिन भर इंटरनेट पे बैठा रहता है, और उसने इंटरनेट से सर रॉकेटमैन का कॉस्ट्यूम और मास्क भी मंगाया। अच्छा? हाँ सर, कल दोपहर को ही मंगाया उसने। दोपहर को डिलीवर हुआ परम को, और रात को रामू का खून हुआ। लगता है ये दूसरा खूनी ये परम ही है। एक काम करो, इस परम का लोकेशन जल्दी भेजो मुझे। अभी भेजता हूँ सर। डायरेक्टर साहब, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे यहाँ पे। श्योर, थैंक यू। काजल जी, जरा एक मिनट यहाँ आइएगा। जी सर। आपसे थोड़ा काम था। जी। सर, यही वो परम का एड्रेस है जो पंकज ने दिया था। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मैम, परम कहाँ है? वो जस्ट अभी अभी बाहर गया है किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन? हाँ,
वो होता है ना जिसमें लोग अजीब अजीब से कपड़े पहन कर जाते हैं, वो भी कोई मास्क और किसी लंबी सी ड्रेस में गया है। अभी जस्ट बाइक में ही गया है वो कहाँ जा रहा है, कुछ बताया उसने आपको? नहीं, ये तो उसने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन आप लोग हैं कौन? हमें उस तक पहुंचना होगा। लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि वो गया किस तरफ है? 5 मिनट पहले निकला वो यहाँ से, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक काम करो, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में इस परम के बारे में अलर्ट करो। उनसे कहो कि अंधेरे के आसपास कोई केप और मास्क पहन के बाइक चलाते हुए देखा गया है क्या। और हाँ, हम लोग भी यहाँ से अलग अलग दिशाओं में चलते हैं उसे ढूंढने के लिए, ठीक है? हाँ पूर्वी, एनी लक? सर अभी तक तो नहीं। ठीक है, नजर रखो आसपास। ओके। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। होगा, आसपास से कहीं होना चाहिए ये। अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी को बाइक पे जाते हुए देखा, मास्क पहने हुए, लंबा सा कपड़ा था। नहीं सर। नहीं? हाँ पूर्वी? सर बाइक पे एक लड़का जा रहा है जिसने मास्क और केप पहन रखा है। यही है सर। कितनी दूर है तुमसे? सर ये कोई 100-150 मीटर की दूरी पर। सर मैं आरटी ऑफिसर को बोल दूं उसे पकड़ने के लिए? नहीं नहीं नहीं, उसके पास हथियार भी हो सकता है, चांस मत लो। उसको फॉलो करो। वो किस तरफ जा किस तरफ रहा है? सर यहाँ पर एलिफेंट चौक। रेडी, एलिफेंट चौक पहुंचो। यस सर। भाई साहब थोड़ा तेज चलाइए, उस बाइक वाले के पीछे। लेफ्ट लो। काजल जी, जरा एक मिनट आइए। मेरे साइज का एक पर्पल शर्ट अरेंज कर सकती हैं? हाँ जी सर, कब तक चाहिए? अभी। रॉकेटमैन, हाँ? तुझे क्या लगा रॉकेट की तरह उड़ेगा तू? तारिका, ये कब से वीडियो देखते बैठा है? अरे वो हट ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक मर्डरर्स का पता ना चल जाए ना, मैं रिपीट मोड में देखते ही रहूंगा। अच्छा, परम के बारे में क्या पता चला? सो उसकी भी हालत ठीक सनी जैसी है, लेकिन उसके सिस्टम में भी ड्रग्स नहीं मिली। सालुंके, सालुंके, क्या है क्या इस वीडियो में? कब से देखते बैठा तू? 30 बार देख चुका हूं और 50 बार देखूंगा। तब तक देखूंगा जब तक सुराग हाथ में नहीं लग जाता। और वैसे भी तुम लोगों को तो सुराग ही चाहिए ना, और तो कोई संबंध है ही नहीं ना हमारा। सर, ये साइबर टीम से पता चल गया ये वीडियो कहां से अपलोड हुआ। कहां से अपलोड? आउट ऑफ इंडिया से सर। हाँ? ये कैसे हो सकता है? रॉकेटमैन शो तो सर यहाँ पे इंडिया में बनी है। हाँ सर, वो बात सही है, लेकिन खबर पक्की है। नहीं पंकज, खबर शायद गलत है। सर ये देखिए, ये वीडियो जब मैंने वापस देखा तो रॉकेटमैन के कपड़े पे मुझे क्या मिला? केवी सर, ये मेरे नाम का इनिशियल है। आपके नाम के इनिशियल के ये जो कॉस्ट्यूम है वो उस नकली रॉकेटमैन के वीडियो में कैसे? सर मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? हाँ? इसका मतलब साफ है, या तो आपने या फिर आपके यूनिट में से कोई है जो इन कॉस्ट्यूम को
वो नकली वीडियो बनाने में इस्तेमाल किया है। सर मैंने कुछ नहीं किया, पर हाँ सेट पर कुछ लोग मेरे काम से जेलस है। हो सकता है उसी में से किसी का किया धरा हो। ऐसे कितने कॉस्ट्यूम्स है तुम्हारे पास? जी 3 हैं। एक अरुण ने पहना हुआ है, 2 बैकअप के लिए हम रखते हैं। अलमीरा में सेफ है। दिखाओ जरा। मैम ये देखिए, दोनों कॉस्ट्यूम्स यही हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैम ये कॉस्ट्यूम्स इतने एक्सपेंसिव है कि इन्हें लॉक करके रखा जाता है और मेरे अलावा इन्हें कोई और हाथ नहीं लगा सकता। ले जा सकते हैं शूटिंग खत्म होने के बाद, और बाद में शूटिंग शुरू होने से पहले ला के रख भी सकते हैं। अलमीरा की चाबी किस किस के पास होती है? वो प्रोडक्शन कंट्रोलर के पास होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। तो हो सकता है किसी और ने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो उसकी चाबी से। जरा इस प्रोडक्शन कंट्रोल को बुलाओ। अरे राजेंद्र कहाँ है? बुलाओ उसे। यहीं हूँ सर। सर मुझे पता था सारा इल्जाम मुझ पे ही आने वाला है। जब भी शूटिंग में कोई गड़बड़ होती है तो डांट प्रोडक्शन वालों को ही पड़ती है। अलमीरा की चाबी तुम्हारे पास है ना? सिर्फ नाम के लिए होती है मेरे पास सर। दिन भर में इतने सारे लोग हैं जो मुझसे चाबी मांगते रहते हैं, कभी कॉस्ट्यूम निकालने के लिए, कभी जूता चप्पल। तो अलमीरा की चाबी कौन कौन मांगता है तुमसे? जरा नाम बताओ। सर ये देखिए सर, इस छल्ले में इतनी सारी चाबियां हैं सर, कॉस्ट्यूम की, प्रॉपर्टी। मैंने तुमसे नाम पूछा, कौन सी चाबी कौन सी अलमारी की है, ये नहीं। ये चाबी का गुच्छा कौन कौन लेके जाता है? सर एक काजल जी और उनके असिस्टेंट माला, एक हमारे डायरेक्टर साहब, एक आर्ट डायरेक्टर और 6 स्पॉट बॉय और एक ड्रेस दादा सर। और तुम भी? मगर मैंने कुछ नहीं किया सर। इसने क्या किया है वो हम पता कर लेंगे। थैंक यू। सर अपने अलावा और 10 लोगों के नाम लिए हैं इस राजेंद्र ने। और इस सब का मास्टरमाइंड इन 11 लोगों में से कोई भी हो सकता है, मगर कौन? सर सस्पेक्ट्स की लिस्ट तो बन गई, मगर अभी तक ये पहली नहीं सूझी है कि ये वीडियो देखकर लोग खून क्यों कर रहे हैं। ऐसा है क्या इस वीडियो में? यार तारिका, ये अभी भी वीडियो देखते बैठा। सर मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। इन्होंने वॉशरूम तक का भी ब्रेक नहीं लिया, कांस्टेंट देखे जा रहे हैं। हुआ क्या इसे? सर वैसे ये आप सबसे थोड़े अपसेट हैं। और क्यों? आप में से किसी ने इन्हें विश नहीं किया, आज इनका बर्थडे है। क्या? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया काम। अरे यार तुम तो बता देती पहले। उन्होंने मुझे मना किया था आपको याद दिलवाने को। इसीलिए वहां पे ना इतना मुखड़े उखड़े नजर आ रहे थे ब्यूरो में। अब समझ में आया वो तोहफा क्या कर रहे थे। सब बर्थडे गिफ्ट। अरे यार क्या? हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, मतलब हम सब सॉरी है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हैप्पी बर्थडे सारुंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सारुंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई साहब केक गॉड ब्लेस यू। लेट्स गो। बैठिए, मैं पानी लिया। क्या हुआ? हे सारुंगे। सर, अरे सर पानी 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 पीजिए सर। सर सर पर्पल कलर का इतना भयानक है सर। यार ये परम और सनी पर वीडियो देखने के बाद ऐसा ही असर हुआ था। यानी लोग किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं, बल्कि इस वीडियो से सम्मोहित होकर खून कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है इस वीडियो में जो लोग इस तरीके से हिप्नोटाइज हो रहे हैं? कुछ तो है उस वीडियो में। जो भी इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखता है, उसके अंदर ये पर्पल कलर पहनने वालों का खून करने का जुनून सवार हो जाता है।
देर से वीडियो देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि आदमी इतना वायलेंट हो जाए। है अभिजीत, कुछ तो है इस वीडियो में। एक काम करते हैं, रिवाइंड करके फिर से देखते हैं, स्लो मोशन में एक एक फ्रेम चेक करते हैं। सर ये फ्रेम क्या होता है? पंकज, 1 सेकंड में 25 फ्रेम्स होते हैं। जैसे ये देखो, ये फर्स्ट फ्रेम, ये सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम। किल, विलेन, आगे क्या है? इन, किल, विलेन, इन, पर्पल, पर्पल बैंगनी, सेव, kill villain in purple, save the world। मार डालो उस आदमी को जिसने पर्पल पहना है, तो बचा लो इस दुनिया को। नॉर्मल स्पीड में ये मैसेज नजर ही नहीं आ रहा था। सबलाइमिनल टेक्निक, अब ये सबलाइमिनल टेक्निक एडवर्टाइजिंग का एक टेक्निक है। ये 1950s में इस्तेमाल करते थे ये एडवर्टाइजर्स। दर्शकों के कॉन्शियस माइंड पे नहीं, सबकॉन्शियस माइंड पे असर करता था वो, अचेतन दिमाग पर। फिर बाद में बंद कर दिया क्योंकि ह्यूमन राइट्स वालों ने बहुत सारा ऑब्जेक्शन ले लिया। सबलाइमिनल टेक्निक। सर मैंने भी सुना था कि ये टेक्निक हैवी मेटल म्यूजिक में भी इस्तेमाल की जाती थी। 1970s में तो कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरह से टेक्निक और कला का गलत इस्तेमाल करते थे कई लोग, लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे जुर्म करवाते थे। एग्जैक्टली। अब कौन होगा इसका अगला शिकार? कौन? देखिए मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हम सबको यहाँ बुलाया क्यों गया है? तो वही तो सोच रहा हूँ मैं। हम शूटिंग स्केड्यूल से वैसे ही पीछे चल रहे हैं और अब ये नया ड्रामा इन लोगों ने शुरू किया हुआ है। अब प्रोड्यूसर साहब ने खुद मैसेज किया है तो अभी उनकी बात को टाल तो नहीं सकते। चलिए बैठ जाइए आप सब। शायद अपने अगले शो का कॉन्सेप्ट या आइडिया शेयर करना चाहते होंगे प्रोड्यूसर साहब। मे बी बैठ जाते हैं। आइए चलिए। वही नकली वीडियो है हमारे टीवी शो वाला। शाबाश रॉकेटमैन शाबाश। ये देखने के लिए बुलाया हमें। आज अगर तुम नहीं होते तो ये दुनिया खत्म हो जाती। आज एक बार फिर तुमने इस दुनिया को बचाया है। अरे क्या ये वीडियो तो फिर से शुरू हो गया। गाइस सॉरी, एक ही वीडियो बार बार देख के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। आई एम लीविंग। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अरे क्या नया ड्रामा सर, दरवाजा भी बंद किया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है। दरवाजा खोलो। लगता है प्रोड्यूसर के अगले शो का कोई प्लान तो नहीं बन रहा है। ओ गॉड, ये तो तीसरी बार शुरू हो गया वीडियो। प्रोड्यूसर साहब बार बार क्यों दिखा रहे हैं हमें ये वीडियो? सब पर्पल पर्पल। सर अब ये क्या नया ड्रामा है सर? पर्पल लाइट। पर्पल लाइट। बाहर से दरवाजा भी बंद किया हुआ है इन लोगों ने सर, हद होती है।
क्या हो क्या रहा है ये? शाबाश रॉकेटमैन, शाबाश। अर्जेंट था सर, वो सीआईडी वाले आए सर। दीपक, टीवी शो में स्पॉट बॉय का काम करते हो, हाँ? और शूटिंग के बाद खून का खेल खेल रहे थे। खेल खेलना तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। फंसा दिया ना हमने भी तुम्हें तुम्हारे जाल में। तुम्हें वहां से बाहर निकालने के लिए हमने वो वीडियो रिपीट मोड में ऑन कर दिया, फिर पर्पल लाइट्स ऑन कर दी, जिससे सबके कपड़े बैंगनी नजर आने लगे, तुम्हारे भी। सिर्फ मुजरिम यानी तुम्हें मालूम था कि खूनी बैंगनी कलर के कपड़ों पे अटैक करता है। बस फिर क्या था? सीगी बिल्ली की तरह तुम वहां से जान बचा के भाग निकले और हमारे चंगुल में फंस गए। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने मुझे अपने चंगुल में फंसाने में। अब मैं कामयाब हो गया हूँ। इसे तुम कामयाबी कहते हो? मासूम लोगों की जानें लेना, उन्हें ब्रेन वॉश करना, उनसे खून करवाना, इसे तुम कामयाबी कहते हो? साइंटिस्ट हूं मैं, साइंटिस्ट। अपने मकसद के लिए रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं। इसके लिए 2-3 लोगों की जान भी चली जाए तो कोई चिंता नहीं। चुप! विज्ञान इंसान को जिंदगी देता है, इंसान की जिंदगी नहीं लेता। तुम जिसे विज्ञान कहते हो ना, उसने 2 मासूम लोगों की जानें ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें। यार एक बात बताओ, क्या? वो तुम लोग कंजूस यार। अरे इतना छोटा सा केक लेके आए हो यार। ले लीजिए। सर, एक तो आपने मुझ पे हमला किया और आपका बर्थडे याद करके मैं एक केक लेके आया हूँ और आप ये कह रहे हैं। नहीं दया यार, देखो हमला करने के लिए मैंने तुमसे माफी मांग ली, मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ यार। लेकिन केक तो छोटा ही है भाई। ये नहीं, इतना सा केक तो ये अकेला फ्रेडी खा जाएगा। अरे सर, आप प्लीज केक काटिए ना, बहुत भूख लग रही है। इसके बाद आपके डिनर पार्टी में भी तो जाना है। मेरी पार्टी? हाँ, अब आप कंजूसी मत करो यार। अच्छा ठीक है यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। आज सालुके की तरफ से पार्टी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.